और अब बात बैटल ऑफ बंगाल की। आज बंगाल में आपको लिए चलेंगे दार्जिलिंग की वादियों में, जहां लॉकडाउन से टूरिज्म बेहाल है, गोरखा सियासत की चाय में उबाल है। लोकसभा में बार बार बीजेपी को जिताने वाले जिले में तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी का बवाल है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता अर्चना सिंह की इन्फ्लुएंट दार्जिलिंग डायरी। हिमालय की तलहटी में बसा पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित ये खूबसूरत दार्जिलिंग है और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के मौसम की वजह से अंग्रेजों ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। यानी अंग्रेज कोलकाता की गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर आते थे और उसी दौरान दार्जिलिंग विकसित हुआ। उसी समय यहाँ पर ट्रामवे बना, जिसे अब आप टॉय ट्रेन के नाम से जानते हैं। यहाँ का ज्यादातर रेवेन्यू 90% रेवेन्यू जो है वो टूरिज्म और टी यानी 2 टी से आता है, चाय और टूरिज्म से। लेकिन यहाँ के लोगों को शिकायत रहती है कि जो भी कमाई होती है उनकी, वो दार्जिलिंग के लिए, उसके विकास के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती और इसकी शिकायत यहाँ के लोगों को लंबे समय से है। साथ ही यही वो जगह है जहाँ से गोरखा मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस मूवमेंट की शुरुआत तो 1907 में हुई थी, लेकिन लगातार इसका स्वरूप बदलता गया और अब ये अलग ही एक राजनीतिक दौर में पहुंच चुका है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, क्या चाहते हैं दार्जिलिंग के लोग, यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग क्या बदलाव चाहते हैं दार्जिलिंग में और यहाँ की राजनीति में। जैसे दिल्ली के लिए शिमला, वैसे कोलकाता के लिए दार्जिलिंग। टूरिस्ट यहाँ भी आते हैं, मगर शिमला जैसी भीड़ नहीं लगाते। कुछ असर कोरोना लॉकडाउन का भी है, मगर अब जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, हालात बदल रहे हैं। सच कहे तो भारत के पहाड़ों की खूबसूरती अंग्रेजों ने ही तलाशी। हालांकि उनका स्वार्थ था, गर्मियों से बचने के लिए उन्हें ठंडी जगहों की तलाश थी। शिमला से पहले उन्होंने दार्जिलिंग को तलाशा। कोलकाता से दार्जिलिंग तक आने के लिए उन्होंने बाकायदा मीटर गेज की रेल पटरी बिछाई, जो दार्जिलिंग की गलियों से गुजर जाती है और आपको अपने होने का एहसास भी नहीं कराती। इस पटरी पर कई बार ट्रेन लोगों को देखकर या फिर किसी गाड़ी को खड़ा देख रुक जाती है। ये ट्रेन आज दार्जिलिंग आने वाले सैलानियों का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये टॉय ट्रेन है। टॉय ट्रेन सुन के आपको लगता होगा कोई बच्चों के खेलने की ट्रेन होगी, लेकिन ये ट्रेन मुसाफिरों को 88 किलोमीटर का सफर कराती है इस दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक। इस ट्रेन का इतिहास बेहद पुराना है, लगभग 140 साल पुराना। जब अंग्रेज यहाँ पर आते थे और अपने लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्होंने बनाया था दार्जिलिंग को, क्योंकि कोलकाता की गर्मी में वो परेशान हो जाते थे। तो शुरुआत में कार्टवे के जरिए वो यहाँ पर आते थे, लेकिन 1881 में सिलीगुड़ी से लेकर कुर्सियांग तक को ट्रामवे से जोड़ा गया और उसके बाद 1881 में इसे दार्जिलिंग से जोड़ दिया गया। उसके बाद यहाँ पर तमाम और कोलकाता के संपन्न परिवार के लोग आने लगे। आरामगाह था, लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आते थे। 1999 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, क्योंकि अब इस ट्रेन का इतिहास 140 साल पुराना हो चुका है। 140 साल का इतिहास है और ये 2 फीट के गेज पर चलती है, इसीलिए इस ट्रेन को 2 फीट गेज भी कहते हैं। ये देखिए इसकी पटरियां 2 फीट की गेज है इसकी और ये इसी पर चलती है। इसके अलावा ये यात्रियों को, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उनको भी सफर कराती है और वो तब ये ट्रेन दार्जिलिंग से चलकर, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से चलकर घूम तक जाती है। घूम जो कि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है भारत का। आप ये ट्रेन देखेंगे तो आपको बहुत सारी फिल्में याद आ जाएंगी, बहुत सारे किस्से याद आ जाएंगे। आप याद करिए वो फिल्म जिसमें राजेश खन्ना थे और शर्मिला टैगोर थी। शर्मिला टैगोर इसी ट्रेन में बैठी होती हैं और राजेश खन्ना और सुजीत कुमार जीप में बैठे हुए और सड़क में साथ साथ चलते हैं और गाना गाते हैं। इसके अलावा परिणीता, बर्फी, तमाम फिल्मों में आपने देखा है इस ट्रेन को दिखाया गया है। यानी ये सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, बल्कि अभी भी इस ट्रेन की
उतनी ही इम्पोर्टेंस है, इसको लोग उतना ही पसंद करते हैं और उतना ही देखते हैं। लेकिन इस वक्त ये ट्रेन बंद है, 25 मार्च से ये ट्रेन बंद है। लॉकडाउन के बाद से अभी तक ये नहीं खुली है और ये यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का भी एक साधन है और आने जाने के लिए भी बहुत कन्वीनियंट है लोगों के लिए। लेकिन अभी लोग यहाँ से आ जा नहीं पा रहे हैं। ये बेहद धीमी गति से चलती है, इसकी वजह ये भी है ताकि जो मुसाफिर इसमें बैठें वो दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं, जो हिमालय से घिरे हुए पहाड़ हैं चारों तरफ के, जो यहाँ की सुंदरता है उसको देख पाएं, उसका लुत्फ उठा पाएं। बंद होने से क्या दार्जिलिंग वालों को परेशानियां हैं, कुछ नुकसान है? हाँ, नुकसान तो होगा। तो बाहर का पर्यटन है वो वाला आएगा तो घूमने फिरने, ये तो बहुत अच्छा है, वर्ल्ड हेरिटेज का एक पार्ट है। तो बाहर के लोग देखेगा, इंटरेस्ट भी होगा, फॉरेन से भी लोग आएगा, बहुत अच्छा होगा। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, 140 साल पुराना है। तो जब आपको लगता है आपके शहर में ऐसी चीज है तो कैसा फील होता है? नहीं, ये तो एक प्राउड फील होता है ऑब्वियसली। तो बाहर से लोग आते हैं, वर्ल्ड वाइड इसका नाम है, जान पहचान है, तो ये तो प्राउड फील फैक्टर है हमारा बंगाल के लिए और दार्जिलिंग के लिए। लेकिन अभी ये ट्रेन बंद चल रही है तो इससे क्या कुछ नुकसान भी है? नुकसान से बढ़िया तो वो जो हम लोग जो पैंडेमिक सिचुएशन में गुजर रहे हैं वो ज़्यादा मतलब हम लोगों के लिए परेशानदायक है। लेकिन हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही एक्सपेक्ट करते हैं। शिमला में अगर अंग्रेज यूरोप से सेब लाया तो दार्जिलिंग में चीन से चाय। गोरखा लोग चाय को चिया बोलते हैं, बंगाल का भद्रलोक टी एस्टेट को चाय बागान बोलता है, गोरखा चियाबाड़ी बोलते हैं। दार्जिलिंग की ब्लैक टी सारी दुनिया में मशहूर है। आम आदमी चाय के नाम पर बुरादा उबालता है, मगर ये हरी पत्तियां विदेश में हजारों रुपए किलो की कीमत पर बिकती हैं। मकई बाड़ी जैसी चाय तो लाखों रुपए किलो की कीमत। इन दिनों चाय बागान से जुड़ा एक और कारोबार जोर पकड़ रहा है। बिजनेस का ये आइडिया आपको मजेदार लगेगा। दार्जिलिंग की रेवेन्यू का 90% हिस्सा टी और टूरिज्म से आता है, लेकिन अब एक नए कॉन्सेप्ट को इजाद किया गया है जिसे कह रहे हैं टी टूरिज्म। जी हाँ, टी और टूरिज्म नहीं बल्कि टी टूरिज्म, जहां पर चाय के बागान जो टी स्टेट हैं, जहां टी के गार्डन हैं, वहीं पर टूरिज्म को भी विकसित किया जा रहा है। यानी आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर शानदार कोई ब्रिटिश काल का बंगला है या कोई रिजॉर्ट है, और सुबह जब आपके हाथ में चाय की प्याली होती है तो आप वो चाय की प्याली लेकर इस तरह से टी गार्डन में टहलते हुए वो चाय पीते हैं। यानी वो चाय जो आपके कप में है उसकी पत्तियां आपको सामने नजर आती हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को दुनिया को दे रहा है दार्जिलिंग, जिसे मक्का ऑफ टी भी कहते हैं। दार्जिलिंग ने ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिया है। ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है आज के दिन में और बिल्कुल नया अपनी तरह का कॉन्सेप्ट है। दार्जिलिंग की चाय को शैंपेन ऑफ टी कहते हैं और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की चाय, इन दोनों को मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है, टी टूरिज्म का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर इसके जरिए कमाई भी हो रही है। टी स्टेट जो हैं वो इसको विकसित कर रहे हैं, एक नए तरह का कॉन्सेप्ट लाया गया है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसमें दार्जिलिंग की बेहद खूबसूरत नज़ारों में आप रहते हैं। आपकी जब सुबह आँख खुलती है, चारों तरफ हरियाली है, सामने टी गार्डन है जहाँ पर आप चाय सिप करते हुए कुछ लोग जो चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं उनसे बात करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, दार्जिलिंग की सुंदरता का आनंद लेते हैं, यहाँ के मौसम का आनंद लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस वातावरण में चीज़ें किस तरह से होती हैं, किस तरह से यहाँ के लोग रहते हैं। मगर दार्जिलिंग सिर्फ ब्लैक टी का नाम नहीं है, दार्जिलिंग सिर्फ टूरिज्म का नाम नहीं है। दार्जिलिंग उत्तर बंगाल का एक धड़कता हुआ जिला है। दार्जिलिंग में एक आबादी सांस लेती है। इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 60% नेपाली मूल के भारतीय गोरखा हैं। हालांकि गोरखा लोगों की अलग पहचान का सवाल आज तक बना हुआ है। डिमांड अलग गोरखालैंड की थी, जिसका एक छोटा सा हल 1988 में गोरखा पर्वतीय परिषद और फिर 2012 में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल में तलाशा गया।
गोरखा वो होते हैं जो नेपाली मूल के भारतीय हैं, वो भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनकी मांग है कि उनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर उनका राज्य अलग होना चाहिए। 1980 में सुभाष घिसिंग ने GNLF का गठन किया, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का, और उनकी अगुवाई में गोरखालैंड की मांग ने तेजी पकड़ी। 1986 में इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और 1988 में DGHC का गठन किया गया। उसके बाद लगभग 20 साल तक ये आंदोलन ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन 2007 में ही सुभाष घिसिंग से अलग होकर बिमल गुरुंग ने, जो पहाड़ों के एक मजबूत नेता थे, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गठन किया और उनकी अगुवाई में एक बार फिर से अलग गोरखालैंड की मांग ने तेजी पकड़ ली। 2010 में मदन तमांग की हत्या के बाद सरकार ने GJM के तमाम नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए और GJM से किसी भी तरह की वार्ता करने से इनकार कर दिया। कहा GJM लोगों पर जो भरोसा खो चुकी है, लोग अब उस पर विश्वास नहीं करते हैं। 2011 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गोरखाओं के बीच में एक ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत GTA गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। इस संस्थान को कुछ स्वायत्तता दी गई, कुछ अधिकार दिए गए और उसके बाद 2017 में एक बार फिर से गोरखालैंड की मांग ने जोर पकड़ा। इस आंदोलन ने हिंसक रूप लिया, बंद का आयोजन किया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने तमाम बड़े नेताओं पर GJM के मामले दर्ज किए और उसके बाद से ही बिमल गुरुंग फरार हो गए। बिमल गुरुंग अक्टूबर में वापस लौटे हैं, लेकिन अब उन्होंने NDA का दामन छोड़कर TMC का दामन थाम लिया है। इतने सालों के दौरान गोरखा राजनीति कई टुकड़ों में टूट गई है। 2010 में अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता मदन तमांग की सरेआम हुई हत्या ने दार्जिलिंग ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख दिया। मदन तमांग को खुखरी से वार कर मार डाला गया था। मदन तमांग नरमपंथी थे और बातचीत के पक्षधर थे, हिंसा की नहीं। प्लांटर्स क्लब ये वो जगह है जहां पर 21 मई 2010 को ABGL के अध्यक्ष मदन तमांग की खुखरियों से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मदन तमांग ABGL यानी अखिल भारतीय गोरखा लीग के प्रेसिडेंट थे। गोरखालैंड की मांग को लेकर अलग अलग गुट बन चुके थे और ABGL उदारवादी गुट था जो बातचीत के जरिए इस मामले के हल की पैरवी करता था। वो गोरखालैंड की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ थे और 21 मई 2010 को जब मदन तमांग यहाँ पर पहुंचे एक बैठक में भाग लेने के लिए, ABGL का स्थापना दिवस था, उसी दौरान तकरीबन 150 लोगों ने इस जगह को घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद उस भीड़ से निकलकर 3 लोगों ने मदन तमांग पर हमला कर दिया, उन्हें खुखरियों से गोद दिया गया। मदन तमांग बुरी तरह से घायल हुए, उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 25 मई को उनकी मौत हो गई। और इस हत्या में तमाम बड़े नेता जो थे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के, उन पर आरोप लगा और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 1986 में सुभाष घिसिंग के गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट से शुरू हुआ आंदोलन मदन तमांग और दूसरे कई गोरखा नेताओं की हत्या से गुजरता हुआ बिमल गुरुंग तक पहुंचा। मगर बड़ा सवाल ये है कि गोरखा समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि गोरखा लोगों की अलग राज्य की मांग के आगे तकनीकी और रणनीतिक अड़ंगे तमाम हैं। दार्जिलिंग के गोरखा खुद को एक अजब चौरास्ते पर पाते हैं। बुजुर्ग हताश है, अधेड़ असमंजस में, मगर नौजवान उम्मीद से भरा है। गोरखालैंड की मांग ये लंबे समय से चल रही है, क्या सोचता है यहाँ का गोरखा इसके बारे में? अब ये सोचना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया। जितना भी लीडर आया ना, वो अपना काम बनाता है, चले जाते हैं, इसीलिए लैंड हम लोग छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है अब कोई नहीं जो आप लोगों की आवाज उठाएगा? जो सरकार आए या कोई भी व्यक्ति आए, वो आप लोगों का सोचता है? क्या होगा आवाज उठाने से? पुलिस आएगा, पकड़ के ले जाएगा। और क्या हुआ? इतना वर्ष से लोग आंदोलन किया, कुछ हुआ? अब कुछ होगा? नहीं होगा। ये सच बात है कि जो गोरखालैंड का मूवमेंट है, जो सच्चा अच्छा नेता होना चाहिए जो गोरखालैंड के मूवमेंट के लिए, लेकिन बीच में भड़क गया है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा वो हम समझेंगे कि दूसरा नेता फिर दोबारा आएंगे। हमको विश्वास है गोरखालैंड तो होगा ही होगा, पर हम अच्छे लीडर का वो इंतज़ार कर रहे हैं जो अच्छे से मूवमेंट को अच्छे से लीड करेगा। और एक स्टूडेंट्स के ही हम तो आशा करेंगे फ्यूचर में वो अच्छा एजुकेटेड
और जो पॉलिटिक्स को भी अच्छे से जानते हैं और डिमांड को जिस प्रकार से होना चाहिए वो अच्छे से गवर्नमेंट के आगे रखना चाहिए, विश्वास करते हैं वही होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बंगाल में बीजेपी का शोर तो बहुत है। बंगाल में दार्जिलिंग से बीजेपी का रिश्ता भी पुराना है, मगर जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो हकीकत बदल जाती है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट बीजेपी तब से जीतती आई है जब वो पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। जसवंत सिंह तब यहाँ पर सांसद चुने गए थे, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के लिए यहाँ की राह आसान नहीं है, क्योंकि दार्जिलिंग में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर कभी भी बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की। सिर्फ जो 2019 में उपचुनाव हुए उसको छोड़कर उसमें बीजेपी के नीरज तमांग एमएलए बने हैं, लेकिन बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। जबकि लोकसभा चुनाव में 18 सीटें बीजेपी ने पूरे पश्चिम बंगाल में हासिल की और बंगाल के उत्तरी छोर में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटें हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी राह आसान नजर नहीं आ रही। दार्जिलिंग में क्या होगा ये तो गोरखा ही तय करेंगे, मगर गोरखा समुदाय के मुद्दों का क्या होगा ये सियासत तय करेगी। फिलहाल गोरखा सियासत एक अंधे मोड़ पर खड़ी है। कानपुर में एक मकान के ढहने से दहशत मच गई। पूरी खबर आपको दिखाएंगे बस एक ब्रेक के बाद।